होप आप सभी ने नोटबुक और पेन ले लिया हो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे एंड दैट इज Deepathon order. India bloc plans to move motion for removal of High Court judge. This news is very important from the perspective of prelims. इस आर्टिकल में हाई कोर्ट जज को रिमूवल के लिए बताया गया है एंड इस न्यूज में हाई कोर्ट जज के रिमूवल का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ये समझना कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज. और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी हैं जिनका हमें मतलब समझना है. व्हाट आर दोस थिंग्स? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ अ हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज समझते हैं. ओके, सबसे पहले हमारा हाई कोर्ट जज रिमूवल का प्रोसेस. हाई कोर्ट जज के रिमूवल का प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड कि द हाई कोर्ट जज रिमूवल इज सेम एज दैट ऑफ द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी बेसिस पर हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाता है. एंड देयर आर टू ग्राउंड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर टू ग्राउंड्स जिसके बेसिस पर किसी भी हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है. ओके, द फर्स्ट ग्राउंड इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड द सेकंड वन इज इनकैपेसिटी. या तो मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, इन दो ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है. दीज टू थिंग्स आर नॉट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बस ये दो बेसिस लिखे गए हैं जिनके बेसिस पर किसी भी हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस हम इनिशिएट कर सकते हैं. दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना, यही दो फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हाई कोर्ट के रिमूवल को इनिशिएट किया जा सकता है. हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड, निकाला जा सकता है, इंपीच किया जा सकता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पे रिमूव किया जा सकता है और ये ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आता है व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये हाई कोर्ट जज का रिमूवल का प्रोसेस एक्सेप्ट हो जाता है, पास हो जाता है विद स्पेशल मेजॉरिटी, देन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है. अब ये स्पेशल मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था. ओके, जिसमें प्रोसेस बताया गया था जजेस इंक्वायरी एक्ट में. जजेस इंक्वायरी एक्ट, ओके, which I'm not wrong was in the year 1969. ओके, जजेस इंक्वायरी एक्ट में आया था. ओके, I'll see it once more. The year is this. ओके, जजेस इंक्वायरी एक्ट, इसमें कहा गया था सबसे पहली कंडीशन एक मोशन को लाने के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज, सबसे पहले अगर वो मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर लोकसभा में वो मोशन इंट्रोड्यूस करा जाता है देन इट शुड बी बैक्ड विद 100 मेंबर्स. 100 मेंबर्स के साइन होना जरूरी है. और इफ इट इज, अगर ये जो रिजोल्यूशन है ये आता है राज्यसभा में, ओके, जब ये इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा में देन इट शुड बी बैक्ड बाय 50 मेंबर्स. 50 मेंबर्स के साइन होना जरूरी है. लोकसभा में 100 मेंबर्स, राज्यसभा में 50 मेंबर्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. जजेस इंक्वायरी एक्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट कंडीशन है. अगर रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज आना है तो सबसे पहले अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 100 मेंबर्स के साइन, 100 मेंबर्स का इनिशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है और राज्यसभा में वो स्ट्रेंथ 50 मेंबर्स हो जाती है. उसके बाद ये जो रिजोल्यूशन है is given to the speaker in case of Lok Sabha or to the chairman
in case of Rajya Sabha. Okay, now the speaker or the chairman may admit or may refuse. जो स्पीकर या चेयरपर्सन है उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो जो रेजोल्यूशन आया है 100 मेंबर्स या 50 मेंबर्स का उसे एक्सेप्ट करना ही करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. द स्पीकर और द चेयरपर्सन के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, आइदर दे कैन एडमिट इट और दे मे रिफ्यूज इट. या तो वो उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसे रिफ्यूज कर सकते हैं. ओके, अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं इस रेजोल्यूशन को, देन एक इंक्वायरी कमिटी बैठती है. इंक्वायरी कमिटी बैठती है, ओके, विच कंप्राइजेस 3 मेंबर्स एंड दीज 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द जुडिशरी. 3 मेंबर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले मेंबर हैं आइदर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज. या तो सीजेआई हो या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो. दूसरे मेंबर हैं अ हाई कोर्ट जज, किसी भी एक हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं. एंड द थर्ड पर्सन इज अ distinguished jurist. डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. अब ये 3 मेंबर की कमिटी बैठती है, ओके, जिसमें ये तीनों मेंबर्स होते हैं. अब ये इंक्वायरी करते हैं जिस भी जज के खिलाफ ये इंपीचमेंट का प्रोसेस, इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन आया है, उसकी इंक्वायरी की जाती है. एंड दे फाउंड आउट वेदर दी चार्जेस आर रीजनेबल, जेन्युइन और नॉट. अगर ये तीनों बोल देते हैं, अगर इन तीनों की कमिटी की रिपोर्ट आ जाती है एंड दिस कमिटी रिपोर्ट सेज यस दैट द जज is falling under the category of proved misbehavior or incapacity, then the parliament passes, accepts, उसके बाद वोटिंग होती है. ओके, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है देन उसके बाद वोटिंग होती है एंड ये दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना जरूरी है. स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है देन इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इसको ऑर्डर इशू कर देते हैं एंड द हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड. ऑल्दो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अभी तक कोई भी हाई कोर्ट के जज रिमूव नहीं हुए हैं फ्रॉम द बाय दिस प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट. ओके, अब कंटेक्स्ट क्या है, ये हमने प्रोसेस समझा कि क्या चल रहा है न्यूज में. ओके, तो हुआ क्या है, इंडिया ब्लॉक है, उन्होंने प्लान किया है कि वो एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे लोकसभा में फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज ऑफ द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच के एक जस्टिस है, उन जज के खिलाफ, हाई कोर्ट जज के खिलाफ एक रिमूवल प्रोसेस लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस करेंगे. तो यहां पर दिया हुआ है ऑपोजिशन नीड सिग्नेचर ऑफ 100 लोकसभा मेंबर्स. 100 लोकसभा मेंबर्स के उनको सिग्नेचर्स चाहिए. ओके, इसमें पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है. ओके, स्पेशल मेजॉरिटी भी बताई गई है विच इज द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप. ओके, हालांकि हुआ क्या है, क्यों ये प्रोसेस किसी जज के खिलाफ लाया गया है, दैट इज इसके पीछे का रीजन एक कम्युनल रीजन है, दैट इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम टेंशन. ओके, क्या हुआ है, एक टेम्पल है, वेयर इज दिस, यस, तिरुवनंतपुरम में एक टेम्पल है जहां पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, दैट इज कार्थिगई दीपम. ये एक तमिल फेस्टिवल है. ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स में. ओके, दैट व्हाट इज दिस फेस्टिवल, दिस इज अ तमिल फेस्टिवल. कार्थिगई दीपम एक तमिल फेस्टिवल है. यहां पर एक पिलर यूज होता है जिसे दीपाथोम बोलते हैं. I may be wrong in the pronunciation of these words because these are Tamil words, okay, and unfortunately I do not know Tamil. Okay, तो यहाँ दीपोत्थम क्या होता है, ये एक पिलर होता है जहां पर ये जो लैंप है वो लिट करी जाती है. तो इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर इस पिलर पर ये लैंप लिट होना है, दिया जलाना है. और इशू ये है कि जिस हिल पर ये दीपोत्थम सिचुएटेड है वहां पर एक दरगाह सिचुएटेड है. ओके, एंड द मद्रास हाई कोर्ट जज हैज डायरेक्टेड कि वहां पर जाकर ये लोग कार्थिगई दीपम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं. एंड फ्यू ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव सम सेंटिमेंट रिलेटेड विद इट. तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, इस वजह से ये जो प्रोसेस है आया है. ओके,
तो यहाँ पर हमने समझा क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कंटेक्स्ट बस जान लेना ज़रूरी है। यू डू नॉट नीड टू गो कि किस पार्टी ने ये लाने की कोशिश करी है या कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बस हमें क्या समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द हाई कोर्ट जज रिमूवल प्रोसेस, सम टर्म्स विच आर देयर ओके ऑफ तमिल फेस्टिवल एंड तमिल आर्टिफैक्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग इन दिस न्यूज। आगे चलते हैं। ओके, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, एंड दैट आर्टिकल says farmers outfit burns copies of twin bills in हरियाणा। हुआ क्या है, अभी हाल ही में ड्राफ्ट सीड बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं। ओके, ड्राफ्ट सीड बिल 2025 एक ड्राफ्ट बिल आया है, सीड बिल। ओके, सबसे पहले समझते हैं ये सीड बिल क्या है, 2025 का ड्राफ्ट सीड बिल। ओके, सी हुआ क्या है, ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है इस बिल को, एंड इट इज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। सीड्स के क्वालिटी को लेकर, उसके कंट्रोल को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये ड्राफ्ट सीड बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को अथॉरिटी दी जाएगी। इसमें सेंट्रल कंट्रोल जो है उसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि जो फार्मर्स की ऑटोनॉमी है उसे मेंटेन किया जा सके और एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके इन द फील्ड ऑफ सीड। ओके, होता क्या है, जनरली फार्मर्स नॉन सर्टिफाइड सीड्स को कंज्यूम यूज करते हैं। ओके, अब इस बिल में हो क्या रहा है, दे आर फोकसिंग ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ सीड्स, कि जो सर्टिफाइड सीड्स हैं उसे यूज किया जा सके। ओके, इसके लिए ये बिल आया है, लेकिन ये बिल जो है काफी ज्यादा बैकलैश फेस कर रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा ने इसकी कुछ कॉपीज जो है ड्राफ्ट सीड बिल की कॉपीज बर्न कर दी हैं। ओके, अलोंग विद द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। ओके, संयुक्त किसान मोर्चा इसके अगेंस्ट चल रहा है। बेसिकली उन लोगों ने क्या कहा है, जो अपोज कर रहे हैं इस बिल को, दे आर आस्किंग फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनस एंड सेल्फ रिलायंट सीड पॉलिसी। ओके, एक फार्मर होता है, फार्मर is also a sort of breeder and a researcher in the agriculture। okay, फार्मर क्या करते हैं, सपोज ये हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, इस पे हमने कोई भी सीड, कोई भी क्रॉप उगाई, उसके बाद ये कंप्लीट क्रॉप तो नहीं जाएगी मार्केट में, इसका कुछ रेजिड्यू बचेगा, ये रेजिड्यू बचेगा, कुछ क्रॉप्स का पार्ट बच जाएगा, विच द फार्मर यूजेस फॉर द नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन। ओके, नेक्स्ट सीजन में उसे एज अ सीड यूज कर सकता है। ओके, तो यहां पर सेल्फ रिलायंट सीड पॉलिसी और इंडिजिनाइजेशन ऑफ सीड को मद्देनजर रखते हुए जो ऑल इंडिया किसान सभा है वो इन किसान जो ड्राफ्ट सीड बिल है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दे आर अगेंस्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द फार्मर्स। उसमें फार्मर्स को बेनिफिट क्या होगा, इस चीज को लेकर बैकलैश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि विथ दिस बिल इज एज पर देम इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट इन द सेल्फ सस्टेनिंग इनहेरिटेड बाय फार्मर्स। फार्मर्स भी अपने आप में एक सीड ब्रीडर होते हैं। सीड ब्रीडर कि वो उस सीड को रखते हैं अपने पास, अपने एक स्मॉल रिपोजिटरी ऑफ सीड होती है उनके पास, जो कि वो आगे चल के नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकते हैं। अगर आप भी कभी आपने गांव में देखा हो तो फॉर एग्जाम्पल कहीं आलू की खेती होती है। ओके, आलू की खेती होने के बाद कुछ आलू उसमें से ऐसे निकलते हैं जो कि फार्मर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें एज अ सीड नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये ऑटोनॉमी उनकी चली जाएगी अगर ये सीड बिल जो है 2025 का वो इंप्लीमेंट हो जाता है, ऐसा कहना है ऑल इंडिया किसान सभा या संयुक्त किसान मोर्चा का। ओके, तो यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें समझना। हालांकि ये ड्राफ्ट बिल है, अभी इस बिल को इंट्रोड्यूस होने में टाइम है। ओके, इंट्रोड्यूस होगा देन वी विल सी मोर इन द सेम रिगार्ड, क्योंकि ये अभी एक बर्निंग टॉपिक बनने जा रहा है और आगे हमें इससे रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज एन एडिटोरियल। ओके,
और इस एडिटोरियल में बात करी गई है द रियल स्टोरी ऑफ इंडिया रशिया समिट। आप सभी जानते होंगे, न्यूज में चल रहा है, रील्स में, शॉर्ट्स में, ओके, द होल ऑफ द सोशल मीडिया इज फिल्ड विद दिस फीड कि 23rd इंडिया रशिया समिट चल रही है। ओके, रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन हैज विजिटेड इंडिया। ओके, 23rd इंडिया रशिया समिट। ओके, ये 23rd इंडिया रशिया समिट लास्ट वीक न्यू दिल्ली में हुई। ओके, अमिट्स द यूक्रेन रशिया वॉर क्राइसिस, और यूएसए से रिलेटेड भी है। व्हेन यूएसए एंड रशिया आर नॉट दैट इन गुड रिलेशंस विद ईच अदर, उस केस में प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया में आना और यहाँ पर जो रेड कारपेट ट्रीटमेंट प्रेसिडेंट जी को दिया गया। ओके, तो यहाँ इस आर्टिकल में हमें समझना है कि व्हाट आर द पिलर ऑफ टाइज दैट आर ज्वाइनिंग इंडिया एंड रशिया टुगेदर। ओके, पिलर्स ऑफ टाइज, इंडिया और रशिया ने इस रिलेशन में, इस समिट में बेसिकली किन किन चीजों पर डिस्कशन हुआ, डायलॉग हुआ, ओके, वो हमें समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हमें ये समझ लेते हैं कि डायलॉग होता क्या है। डायलॉग इज बेसिकली अ हाई लेवल मीटिंग, नेगोशिएशन बिटवीन टू नेशंस, ओके, जिसमें डिप्लोमेट्स ऑफ टू डिफरेंट नेशन और इन्वॉल्व होते हैं और वो कुछ पॉलिसीज पर अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद एक अग्रीमेंट निकलता है विच बोथ द पार्टीज अग्री अपॉन एंड देन दे give rise or give implementation to those agreed policies or schemes. Okay, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है 23rd इंडिया रशिया समिट में जो हुई है, यहां पर एक प्रोग्राम आया है दैट विद द नेम ऑफ प्रोग्राम 2030। प्रोग्राम 2030, ओके, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोग्राम 2030 क्या है, and they can give you 4 options जिसमें से वो पूछ सकते हैं, and it is one of the program for the development of strategic areas of India Russia economic cooperation. okay, हमें कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया इंडिया और रशिया के बीच में हमें डेवलप करने हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज, शब्दों पर ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट, विकास, ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वाइज लोकेशन जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक एरियाज, ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंडिया रशिया। ओके, इंडिया और रशिया के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनका डेवलपमेंट होना है फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और ये प्रोग्राम 2030 तक चलेगा, इसलिए इसका नाम प्रोग्राम 2030 रखा गया है। ओके, इस प्रोग्राम के कुछ पिलर्स हैं, वो पिलर्स हम समझते हैं क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है और ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सबसे पहला जो है, इट इज रिलेटेड विद द ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन फर्टिलाइजर्स, pharmaceuticals, critical raw material, ओके, ये कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाएंगे, रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड। यहां पर हम ट्रेड को डाइवर्स करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑयल, हम काफी सारी चीजों में अब ट्रेड करने जा रहे हैं रशिया के साथ, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल रॉ मटेरियल, रेलवेज एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा है एनर्जी सेक्टर को रिलेटेड। ओके, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ये है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंडिया जो है दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला फॉसिल फ्यूल्स का कंट्री है। ओके, एंड पूरी दुनिया से नहीं छुपा है कि रशिया के पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और ये चीज चाइना बहुत पहले ही समझ चुका था। दैट्स व्हाई चाइना हैज गुड टाई अप्स विद रशिया। ओके, ये सेकंड कनेक्टिविटी है फॉर द एनर्जी कोऑपरेशन। सेकंड पिलर जो है इस मीटिंग का, दैट इज द एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, जब आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब आप एक कोई भी आंसर लिखेंगे मेंस में
और सपोज इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया रशिया समिट से, इंडिया रशिया के रिलेशन से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके पास बहुत सारे डायमेंशंस हो जाएंगे. फर्स्ट डायमेंशन हमने समझा, इट इज फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड बास्केट. ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड बास्केट एंड द रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर. ओके, सेकेंड इज द एनर्जी कोऑपरेशन. ओके, ये है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट वन इज द मैरीटाइम कनेक्टिविटी. सेकेंड पिलर हमने समझा, अब हम थर्ड पिलर देखते हैं. थर्ड पिलर है मैरीटाइम कनेक्टिविटी का. ओके, थर्ड पिलर इंडिया रशिया के बीच में है, दैट इज मैरीटाइम कनेक्टिविटी. पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते जो कनेक्टिविटी हम इंडिया और रशिया की बढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल है. ओके, इसमें हमने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलपमेंट होना है. ओके, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर. ये कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप होगा. नदन सी रूट, ओके, शिप बिल्डिंग सेक्टर एंड कोऑपरेशन इन द आर्कटिक. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैरीटाइम कनेक्टिविटी में कि रशिया विल ट्रेन द इंडियन सी फियरर्स. ओके, इंडियन पर्सोनेल को ट्रेनिंग भी रशिया देगा. सी फेयरर्स को भी ट्रेनिंग रशिया देने की बात कर रहा है यहां पर फॉर द इंडियन स्किल्ड वर्कर्स, ताकि उन्हें रशिया में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफी ज्यादा क्रूशियल रहा ये थर्ड पिलर जो है मैरीटाइम कनेक्टिविटी का. मैरीटाइम कनेक्टिविटी में आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है. द फर्स्ट वन इज द चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर. ओके, नदन सी रूट, शिप बिल्डिंग सेक्टर, कॉर्पोरेशन इन द आर्कटिक एंड द ट्रेनिंग टू इंडियन सी फेयरर्स. ओके, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्किल्ड वर्कर्स टू रशिया. थर्ड पिलर में काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. आई एम रिपीटिंग देम अगेन, प्लीज नोट डाउन देम. ओके, थर्ड पिलर जो है दैट इज रिलेटेड विद मैरीटाइम कनेक्टिविटी. मैरीटाइम कनेक्टिविटी में आप शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं. द फर्स्ट वन इज चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर. ओके, सेकेंड शॉर्ट पॉइंट इन दिस इज द नदन सी रूट. ओके, जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए और कोऑपरेशन इन द आर्कटिक और रशियन ऑफर to train the Indian seafarers. And the third one and the last one is the export of Indian skilled workers to Russia. Okay, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये okay. और इसके अलावा जो लास्ट डिमेंशन है, लास्ट पिलर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया रशिया रिलेशंस में है, दैट इज द फोर्थ पिलर. ओके, और ये चौथा पिलर बात करता है द ऑफर ऑफ द टेक्नोलॉजी और मोर प्रिसाइसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहां बात करी गई है. डिफेंस कोऑपरेशन, यहां पर तीन एस्पेक्ट में बात करी जा रही है. डिफेंस, ओके, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जैसे S-400, ओके, S-400, ब्रह्मोस, S-400 और यहां स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर में भी कुछ नेगोशिएशंस होने हैं, उसको लेकर बात करी गई है. तो ये था हमारा इंडिया रशिया समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम अपने आंसर राइटिंग में और इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज कर सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं, क्या पिलर्स हैं उस रिलेशंस के बेसिस पर. प्रोग्राम 2030 क्या है, उस प्रोग्राम के अंदर कितने पिलर्स हैं, उन पिलर्स के बारे में हमने जाना. और ये आर्टिकल is for the re-engineering of the relationship between Moscow and New Delhi. Okay, this was a very good article. Let's move ahead from this article. अगर आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं. Okay, now let's move ahead. And the next article in the same regard is how can India benefit from neurotechnology? Okay, साइंस एंड टेक के बिहाफ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रीलिम्स में तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट समझना है. कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी ने कहा है कि वो एक इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं यूएसए. ओके, और उस इनिशिएटिव का नाम है ब्रेन इनिशिएटिव. ब्रेन इनिशिएटिव है ऑफ the United States,
ओके, यूनाइटेड स्टेट्स का इन द फील्ड ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपके लिए ब्रेन इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ओके, तो इस आर्टिकल में सबसे पहली चीज बात करी गई है न्यूरो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर हम न्यूरो टेक्नोलॉजी की बात करें तो न्यूरो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैकेनिकल टूल्स को यूज करके हम ब्रेन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, मैकेनिकल टूल्स को यूज कर सकते हैं ब्रेन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैकेनिकल टूल्स को यूज कर सकते हैं टू टॉक टू द ब्रेन डायरेक्टली। जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। ओके, दिस कम्युनिकेशन इज हैपनिंग वर्बल, इन अ वर्बल मोड, जिसमें मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। बट न्यूरो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, मैकेनिकल टूल्स के जरिए डायरेक्टली ब्रेन से बात की जा रही है विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस इज टेक्नोलॉजी जिसमें मैकेनिकल टूल्स का यूज करके ब्रेन सिग्नल आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता है, एंड दिस वर्क्स अपॉन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ओके, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे ये चलती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। ओके, तो ये BCI है, ये टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने कहा है ये BCI टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा गेम चेंजर हो सकती है, और किस तरह से इंडिया को इस BCI टेक्नोलॉजी का, जो कि एक न्यूरो टेक्नोलॉजी है, उसका एडवांटेज मिल सकता है। किस तरह से एडवांटेज मिल सकता है? ओके, अभी फिलहाल ये रिसर्च स्टेज पर है जिसमें हम न्यूरो प्रोस्थेटिक्स, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें की बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल है BCI। ओके, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया एज अ कंट्री इज हैविंग a huge burden of mental diseases। काफी सारे मेंटल डिजीजेस का बर्डन है इंडिया के ऊपर, इंक्लूडिंग स्ट्रोक्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पार्किंसंस डिजीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट कॉमन वन इज द डिप्रेशन। ओके, 1990 से लेकर 2019 तक इंडिया में काफी सारे नॉन कम्युनिकेबल इंजरी रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिले हैं। इंडिया में एक ग्रोथ हुई है, ओके, काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस हैं उनकी, जिसमें काफी सारे डिजीजेस आते हैं जैसे कि स्ट्रोक्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पार्किंसंस डिजीज एंड डिप्रेशन, और भी काफी सारे डिजीजेस हैं। ओके, स्क्रीजोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स, काफी सारे डिजीजेस हैं। ग्रे डिजीजेस भी हैं, ओल्ड एज डिजीजेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी ज्यादा बर्डन है इस चीज को लेकर। अब इस बर्डन पर सिर्फ इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर ही नहीं, एज अ पेशेंट भी काफी सारा बर्डन एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो उस बिहाफ में ये जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की जो टेक्नोलॉजी है, दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस। डिजीज को केवल डायग्नोज नहीं किया जाएगा, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मेडिकेशन ओवर द पेशेंट। पेशेंट पर जो मेडिकेशन का बर्डन है उसे भी कम किया जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, और उसके लिम्स नहीं चल रहे हैं, लिम्स ने काम करना बंद कर दिया है, देन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स क्रिएट कर सकते हैं विच कैन वर्क अपॉन दीज BCI सिग्नल्स और द BCI टेक्नोलॉजी। यहां पर हम आर्टिफिशियल
एस्थेटिक्स यूज कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर, ये टेक्नोलॉजी हम बायो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस बीसीआई टेक्नोलॉजी में दो तरह की चीजें यूज करी जा सकती हैं। एक तो नॉन इन्वेजिव टूल्स यूज करे जा सकते हैं जो शरीर के अंदर नहीं जाते हैं, एक होते हैं इन्वेजिव इलेक्ट्रोड्स। ओके, क्या चीज है? या तो आप नॉन इन्वेजिव, मतलब जो शरीर के अंदर नहीं जा रहे हैं, केवल शरीर के ऊपर रखे जाते हैं, टच कराए जाते हैं, उस तरह के टूल, या इन्वेजिव इलेक्ट्रोड्स जो शरीर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोड्स डाल सकते हैं तो ये उस बिहाफ पे काफी ज्यादा डेवलपिंग हो जाता है। अभी इंडिया कहां पर है? इंडिया में इस पे काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है। रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने एक बीसीआई बेस्ड रोबोटिक हैंड बनाया है। रोबोटिक हैंड बनाया है जो कि स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही ये, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इंडिया ने एक इनोवेटिव स्टेप लिया है यहां पर। इसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएससी बेंगलोर या ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एट मानेसर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये इंडिया की स्टैंडिंग है, करंट स्टैंडिंग ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी, विच इज वन ऑफ द न्यूरो टेक्नोलॉजीज ऑफ टुडे। ओके, दुनिया कहां पर है? सबसे पहली चीज यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए का ब्रेन इनिशिएटिव है। रिसेंटली जो कंटेक्स्ट है, ब्रेन इनिशिएटिव, ओके, ग्लोबल लीडर है यूएसए इसमें। या न्यूरालिंक, एक यूएसए के ही अंडर न्यूरालिंक है एक इनिशिएटिव, जिसमें हम पैरालिसिस वाले पेशेंट्स को इस टेक्नोलॉजी में यूज किस तरह से उन्हें किया जा सकता है। इसके अलावा चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट है, चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट, विच इज यूनिक ऑफ इट्स काइंड। ये प्रोजेक्ट है चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट, 2006 से लेकर 2030 तक ये चलने वाला प्रोजेक्ट है। तो काफी ज्यादा इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और चिले जैसी कंट्रीज जो है वो न्यूरो राइट्स को लेकर काम कर रही हैं। हालांकि ये एक एथिकल कंसर्न भी हो सकता है अगर इसे एथिकल स्टडी के बेसिस पर देखा जाए, दैट हाउ मच गुड इट इज टू have this breach of privacy into the body of an individual. Okay, bodily autonomy का breach हो सकता है ये, तो ये एक ethical concern भी हो सकता है। तो ये काफी important article था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से रिलेटेड। ओके, इसमें वर्ल्ड के क्या इनिशिएटिव्स हैं? वर्ल्ड के हमने कुछ इनिशिएटिव देखे, जैसे यूएसए का ब्रेन इनिशिएटिव, न्यूरालिंक इनिशिएटिव, चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट देखा, और इंडिया में भी इसमें हाल ही में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, फॉर एग्जांपल आईआईटी कानपुर का रोबोटिक हैंड फॉर द स्ट्रोक्स पेशेंट। तो ये टेक्नोलॉजी समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव अहेड, and there are two articles in this regard. The first one is occupational safety से, okay, occupational safety से related है, and the second one is DGCA rules. ये दोनों आर्टिकल्स एक साथ इसलिए रखे गए हैं, सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है, ये आर्टिकल्स बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की। अब भाई ये एर्गोनॉमिक्स क्या है, एग्रोनॉमिक्स क्या चीज है? ओके, एग्रोनॉमिक्स क्या है? एग्रोनॉमिक्स बेसिकली एक फील्ड ऑफ साइंस है, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम ये चीज देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ अ पर्सन टू वर्क इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना है तो उसके लिए परफेक्ट पोस्चर क्या होगा, उसे किस एंगल पे बैठना होगा, कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार चलाते हैं तो आप कार चलाने से पहले अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टीयरिंग व्हील। ओके, आप कितना डिस्टेंस स्टीयरिंग व्हील से मेंटेन कर रहे हैं, कितनी हाइट मेंटेन करके रख रहे हैं, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। अगर आप कोई भी एक असेंबली लाइन वर्कर हैं तो आपका हाथ कितना ज्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, इस सब की स्टडी को एर्गोनॉमिक्स में डाला जाता है। तो आप सभी ने रिसेंटली सुना होगा डीजीसीए ने कुछ रूल्स लेकर आए। डीजीसीए, दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने कुछ ह्यूमन फटीग से रिलेटेड जो लोग भी इस एयरलाइन इंडस्ट्रीज में, एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक रूल्स लेकर आए हैं। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर काफी ज्यादा क्राइसिस अभी देखने को मिला। तो बेसिकली क्या है, क्या ये रूल्स हैं, हमें वो समझने हैं। ये जो न्यू फ्रेमवर्क आया है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फिजियोलॉजी।
ह्यूमन फिजियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए डीजीसीए के ये नए फ्रेमवर्क आए हैं ताकि फटीग को मिनिमाइज किया जा सके, टू मिनिमाइज फटीग। फटीग दैट इज द स्ट्रेन दैट इज डेवलप्ड ओवर बॉडी एंड माइंड, उस चीज को रिड्यूस किया जा सके, फटीग को रिड्यूस किया जा सके, उसके मद्देनजर रखते हुए ये फ्रेमवर्क्स डीजीसीए के द्वारा लाए गए। ओके, तो यहां पर क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं वो समझते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझने का है, यहां पर जो वर्कर्स हैं एविएशंस के फील्ड में, जो वर्कर्स हैं अभी तक उन्हें 36 आवर्स का रेस्ट टाइम मिलता था। अब ये रेस्ट आवर टाइम 36 से बढ़ाकर 48 आवर्स कर दिया गया है। ओके, वीकली रेस्ट पीरियड, एक हफ्ते में 36 आवर्स मिलते थे किसी व्यक्ति को रेस्ट करने के लिए, अब ये रेस्ट आवर्स, वीकली रेस्ट आवर्स 48 आवर्स कर दिए गए हैं। ओके, नाइट परमिटेड लैंडिंग्स को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया है कि रात में 6 लैंडिंग्स के बजाय अब सिर्फ 2 लैंडिंग अलाउड होंगी। ओके, नाइट ड्यूटी की डेफिनेशन को भी इन्होंने रीडिफाइन किया है, जिसमें कि बायोलॉजिकल अनसूटेबल आवर्स में फ्लाई करने पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, ऐसा डीजीसीए ने कहा है। क्यों कहा है? टू इन विद रिस्पेक्ट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। ओके, ये जो फ्रेमवर्क आए हैं, ये फ्रेमवर्क हमने मिरर किए हैं फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए एंड द यूरोप, जिन्होंने देखा है, ये मेजर किया है, अगर जो फटीग रिलेटेड इंसिडेंट्स देखे गए हैं, जब भी जो एविएशन इंडस्ट्री में जो भी एयरप्लेन्स होते हैं वो जब उड़ रहे होते हैं, वहां पर अगर व्यक्ति फटीग्ड है, अगर वो व्यक्ति थका हुआ है हद से ज्यादा, तो इंसिडेंट, काफी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये गाइडलाइंस जारी करी हैं। ओके, टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द पीपल। ओके, सिर्फ ये एक बॉडीली फैक्टर ही नहीं है, यहां पर काफी सारे और फैक्टर्स हैं वो भी इंपैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है, ओके, द फर्स्ट वन इज द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है, लोअर टेम्परेचर्स पर जो उड़ानें भरती हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। जिस रफ्तार पे प्लेन चल रहा है उस रफ्तार पर आप घंटों खड़े रहेंगे, घंटों उस पोजीशन में रहेंगे, उस एक्सेलरेशन का आपकी बॉडी पर क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, जो पायलट्स होते हैं उन्हें डिफरेंट टाइम जोन्स पर कैरी ऑन करना पड़ता है काफी लंबे समय तक, बहुत इंटेंसिटी के साथ। इसके जरिए क्या होता है, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ साउंड स्लीप इन द ह्यूमन बॉडी। उसके जो हार्मोनिक डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से स्लीप और स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो नए फ्रेमवर्क डीजीसीए ने लाए हैं, ये फिजिकल लेबर को मद्देनजर रखते हुए लाए हैं, और विच इज वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। ओके, काफी सारी न्यूज आपने देखी होंगी, काफी सारी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं इस चीज से रिलेटेड। सेम इन द सेम सेक्टर, सेम टॉपिक पर, सेम थीम पर एक और आर्टिकल है, दैट इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट ने एक हेल्थ एंड सेफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रूल्स 2025, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल्स 2025 जारी किए हैं, जिसमें काफी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा है, जिनमें इंसान की जो बॉडीली एक्टिविटी है उसे रेस्ट दिया जा सके, प्लस विमेन को एम्पावर करने के लिए, विमेन सेफ्टी के लिए इसमें स्टेप्स लिए गए हैं। इसमें मैंडेटरी प्रोविजंस लाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास एट द वर्क प्लेसेस, और प्रेजेंस ऑफ वन वुमेन, एटलीस्ट वन वुमेन व्हेन वन वुमेन इज वर्किंग। तो एटलीस्ट एक टाइम पर सिर्फ एक महिला काम नहीं कर सकती, देयर शुड बी मोर देन वन और मोर देन 2 पर्सन इन दिस वन शिफ्ट वेयर विमेन आर वर्किंग। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन की भी इसमें बात करी गई है, और यहां पर इस तरह से रेस्ट पीरियड को भी बात करी गई है। तो ये दोनों आर्टिकल्स हम यूज कर सकते हैं इन case studies related things in ethics as well as in across all the GS papers, okay, especially in GS paper 2 and GS paper 3. This was all. Let's move ahead. चलते हैं, 2 और आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड है विद द सोशल इश्यूज। ओके, सोशल इश्यूज से रिलेटेड ये आर्टिकल है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर GS सिलेबस।
ओके, जीएस सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चीजों को समझना। इस आर्टिकल को हम ऑलरेडी, दिस इज इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट रीसेंट स्टेटमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कंसर्न शो किया था और कहा था कि जो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉज बनाए थे या सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी थी जिसमें 3 लाख का कंपेंसेशन दिया जाना था, उस लाइन में है। ये केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं, दोनों केस स्टडीज इन दी एसए पेपर। ओके, अलोंग विद द सोशल इश्यूज, ये एसए पेपर में भी ये एनेक्डोट्स यूज किए जा सकते हैं। जब आप एक एसए को स्टार्ट करते हैं और एक यूनिक एसए लिखना चाहते हैं तो वहां पर रियल लाइफ एनेक्डोट्स आप यूज कर सकते हैं। उन रियल लाइफ एनेक्डोट्स में ये 2 आर्टिकल्स जो हैं ये अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहला हमें ये एक केस स्टडी है, दैट इज ऑफ कैफे शीरोज हैंगआउट। ओके, यहां पर बात करी गई है, एक एसिड अटैक सर्वाइवर है जिनका नाम है अंशु राजपूत, एज 27। ये शिरोज कैफे शिरोज हैंगआउट में काम करती हैं। ओके, विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली गिटॉर्नी एरिया। यहां पर उन्होंने बताया है किस तरह से ये जो एसिड अटैक का मामला है ये एक इट इज रिलेटेड विद सोशल स्टिग्मा। ओके, सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड है और काफी ज्यादा उन्हें इश्यूज सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के फेस करने पड़ते हैं और उससे भी ज्यादा एक्सेप्टेंस टू सेल्फ फेस करना पड़ता है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दैट इज शीरोज हैंगआउट। शीरोज हैंगआउट, इसकी केस स्टडी एक एनेक्डोट आप बना सकते हैं शीरोज हैंगआउट का। ओके, इन द परस्यूट ऑफ जस्टिस, जस्टिस की पर्सपेक्टिव, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए कंसर्न शो किया था, कहा था दिस इज द मॉकरी ऑफ द सिस्टम, और डायरेक्शन दी थी हाई कोर्ट्स को कि ये जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की फैमिलीज हैं और उन्हें प्रॉपर कंपेंसेशन दिया जा सके। ओके, और इन्होंने यहाँ पर एक कंसर्न भी रेस किया था जब एक एसिड अटैक सर्वाइवर अंशु राजपूत जो है एक एसिड अटैक सर्वाइवर है जिनको एसिड अटैक बेसिकली व्हेन शी वाज 15 इयर्स ऑफ एज, जब वो 15 साल की थी तब एक 55 साल के वृद्ध व्यक्ति ने उन पर एसिड फेंक दिया था। ओके, यहां जैसा आर्टिकल में लिखा है 55 ईयर ओल्ड दादाजी पोर्ड एसिड ऑन हर फेस। ओके, एंड दिस शोज की उन, और बाद में हुआ क्या है, अभी ये 55 ईयर ओल्ड मैन को बेल दे दी गई जस्ट बिकॉज ही इज अ सीनियर सिटीजन विदाउट कंसर्निंग what a heinous crime he has committed। उन्होंने क्या heinous crime commit किया है उसको ना देखते हुए उन्हें बेल दे दी जाती है, एंड सुप्रीम कोर्ट कॉल्स इट अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो अंशु है एसिड अटैक सर्वाइवर, इन्होंने कहा कि यहां पर जस्टिस जो है वो किसे मिलेगा, बिकॉज दिस पर्सन विल गो एंड लिव फ्रीली, जबकि अंशु राजपूत जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, उनको किस तरह से अपने आप से हाइड करना है, उनको जॉब ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, सोशल स्टिग्मा अटैच होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप एज एन एनेक्डोट यूज कर सकते हैं अपने जीएस पेपर में। ओके, यहां पर ये चीज बात करी गई है। न्यू पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये कैफे आया है, ये कैफे की जो चेन है दिस वर्क्स अक्रॉस आगरा एंड दिल्ली। ओके, यहां पर बताया गया है किस तरह से ये जो कैफे है ये नई अपॉर्चुनिटीज देता है फॉर द एसिड अटैक सर्वाइवर्स फॉर नेटवर्किंग, बिल्डिंग देयर सेल्फ एस्टीम, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर द एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो दिस इज द सोर्स ऑफ होप फॉर द पीपल एंड हाउ दीज पीपल मोटिवेट दोज हु आर नॉट डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, किस तरह से ये मोटिवेशन क्रिएट करता है। तो ये एक सॉरी एनेक्डोट था। दूसरा ही सोशल इशू से रिलेटेड एक केस आया है एट द सबरीमाला टेम्पल विच इज अगेन इन न्यूज। सबरीमाला टेम्पल, ओके, यहां सबरीमाला पिलग्रिमेज पर अभी तक जो इशू था वो वुमेन एंट्री को से रिलेटेड था। अब यहां पर नया एंगल आ गया है एंड दैट इज रिलेटेड विद द वेदर वन शुड अलाउ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पीपल द एंट्री इन द सबरीमाला टेम्पल और नॉट। हुआ क्या है, हाल ही में कुछ पुलिस पर्सनल कंफ्यूजन में आ गए क्योंकि यहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेट के लोग आए थे फॉर द पिलग्रिमेज। ओके, जिनके पास कुछ के पास आइडेंटिफिकेशन था और कुछ के पास आइडेंटिफिकेशन नहीं था। ओके, नाउ फिर उनको इवेंचुअली परमिशन दे दी गई जिनके पास
किसी तरह का प्रूफ था टू प्रूव दैट दे आर ट्रांसजेंडर। अब ये एक सोशल इशू है। सोशल इशू किस तरह से है? व्हेन वी टॉक अबाउट द इंक्लूसिव सोसाइटी, जब हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आर्टिकल 14, वी टॉक अबाउट आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हैं। तो यहां पर आप सोचिए, जब हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इन विच इंडिया, हम इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको किस तरह से एक डिलेमा में लाया गया जब ट्रांसजेंडर पीपल को रोका गया टू एंटर इनटू द टेंपल। तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक एथिकल डिलेमा है। हम उस सोसाइटी में जिसमें अभी तक इसमें हमें सारे वल्नरेबल सेक्शंस को ध्यान में रखना है। ओके, सो दीज वर टू केस स्टडीज। ओके, सबरीमाला केस रिलेटेड विद द ट्रांसजेंडर डिवोटीज, वेदर दे शुड एंटर और नॉट, इट्स अ क्वेश्चन। ओके, और दूसरा है हाउ द एसिड अटैक सर्वाइवर्स आर क्रिएटिंग अ सोर्स ऑफ होप इन द सोसाइटी। ओके, इंक्लूसिव सोसाइटी से रिलेटेड यहां पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को स्ट्रेंथन करने के लिए फॉर द एंट्री इन द सबरीमाला, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ फेथ, ये एक मैटर ऑफ फेथ है टू एंटर इन टू गो एंड वर्शिप इन द टेम्पल। यहां पर हम किसी के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, उसका उल्लंघन है या नहीं है। एंड डेफिनेटली if we are stopping some particular community just because on the basis of their gender, which जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है दैट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। वहां पर ये इस तरह के केसेस सामने आना विच creates a question कि how far the modernity is going in India. Okay, either we are living in a mistaken modernity or really we are becoming modern in values and culture. Okay, along with a blend of traditional values also. So ये दो anecdotes हैं जो आप use कर सकते हैं। Let's move ahead और अब आगे चलते हैं। That is one very interesting article, draft ISI bill. Okay, यहां पर क्या है? Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation एक ड्राफ्ट ISI बिल 2025 लेकर आई है। ओके, ड्राफ्ट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन बिल। हुआ क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कोलकाता बेस्ड, कोलकाता बेस्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है। ओके, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो ISI है इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो ISI 1931 में PC महलनोबिस ने कोलकाता में फाउंड किया था। 1931 में PC महलनोबिस ने फाउंड किया था। ओके, एज अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च, एक एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये फाइंड आउट किया था। ओके, और अप्रैल 1932 में इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एज अ सोसाइटी रजिस्टर कर लिया जाता है और बाद में इसे अपग्रेड करके 1959 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट लाया जाता है। ओके, लेट्स इरेज दिस। 1959 में एक एक्ट आता है, सेंट्रल एक्ट, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट। ओके, 1950 में ये एक्ट आया था ताकि इस इंस्टीट्यूशन को एक नेशनल इंपॉर्टेंस दी जा सके। आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 1959, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट, इसके तहत इस ISI इंस्टीट्यूट को एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की उपाधि दी गई। ओके, यहां पर ऑपरेशंस, रिसर्च और काफी सारी चीजें होती हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अब हुआ क्या है, सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ने क्या फैसला लिया है, ये जो 1959 का जो ये एक्ट था, इसे रिप्लेस करके अब क्या हो रहा है, ISI बिल लेकर आया जा रहा है 2025।
अब इनमें बेसिकली ऑटोनॉमी, अब यहां पर क्या हो रहा है, अभी तक ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, अब ये रजिस्टर्ड सोसाइटी से हटाकर इसे एक एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया जाएगा। ओके रजिस्टर्ड सोसाइटी थी जो कि सोसाइटीज एक्ट के तहत बनी थी, रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के तहत बनी थी, अब इसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बना दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारी जो ऑटोनॉमी है इस इंस्टीट्यूट की वो वापस ले ली जाएगी। और यहां पर कंसर्न जो है वो कंसर्न है रिलेटेड विद द ऑटोनॉमी एंड द डिसीजन मेकिंग। ओके क्या कंसर्न आ रहा है, 3-4 कंसर्न है जो हमें समझने हैं। ओके एक एक करके उन कंसर्न को समझते हैं। तो एकेडमिशियंस का क्या कंसर्न है, सबसे पहली चीज हम यहां पर डिस्कस करें तो अभी तक इस इंस्टीट्यूट में जो डिसीजंस लिए जाते थे उसमें 33 रिप्रेजेंटेटिव्स के 33 अगर रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे डिसीजन मेकिंग बॉडी में, तो उसमें से 10 पीपल वर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। ओके जिसमें से 8 इलेक्टेड मेंबर होते थे, 1 वर्कर होते थे और 1 साइंटिस्ट वर्कर होते थे। अब इस एक्ट में ये इसमें एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर क्रिएट किया जा रहा है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और इस पे कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी यूनियन गवर्नमेंट की। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट के पुराने बोर्ड मेंबर्स का कहना है कि दिस इज द इशू विच इज हिंडरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहां पर हार्म किया जा रहा है और जो सोसाइटीज के ऑटोनॉमी है उसको बाईपास करके सेंटर पर सारी पावर दी जा रही है। ओके पहला कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न है इसमें यहां पर कि यहां इस इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा बेसिक रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है जिसके लिए फंडिंग ली जाती है। और इंस्टीट्यूशन के लोगों का कहना है कि अगर ये कॉरपोरेट मॉडल में अगर हम इस इंस्टीट्यूट को कन्वर्ट कर देते हैं, ओके अगर हम इसको कॉरपोरेट मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां पर जो बेसिक रिसर्च है इसके लिए फंडिंग रुक जाएगी क्योंकि कॉरपोरेट मॉडल रिक्वायर्स फास्ट रिसर्च। बेसिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक फ्यूचर पर जाएंगे, ओके ताकि उनको एक पुश नहीं मिल पाएगा और उनके लिए फंड्स जनरेट करना एक मुश्किल काम होगा। ओके अनदर क्रिटिकल एरिया जो कि रेस किया गया है दैट इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ओके पावर टू जनरेट रेवेन्यू उनकी खतरे में आ जाएगी। ओके तो यहां पर ये बात कही गई है इस ड्राफ्ट आईएसआई बिल में। यहां गवर्नमेंट का कहना है कि हमने ये जो एक्ट ला रहे हैं इट इज जो ये बिल पेश किया गया है उसे मद्देनजर रखते हुए ये अभी तक इंस्टीट्यूट है ऑफ इंपॉर्टेंस, इसे फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाना है ऐसा कहा है। अभी डिबेट अंडरलाइंग डिबेट है इस पूरे टॉपिक पर। तो ये एक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल था। जैसे ही इस केस में मोर एडवांस हम बढ़ेंगे, जैसे ही आगे आर्टिकल्स आएंगे हम इसके और नुआंसेस देखेंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग विद द ड्राफ्ट आईएसआई बिल। आपको याद रखना है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 ओके उसके तहत जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं उनके पास ऑटोनॉमी होती है। ओके ऑल्दो इट इज अ सेंट्रल एक्ट लेकिन इसमें स्टेट के पास अथॉरिटी होती है। तो यहां पर जैसे कि इसको वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ओके यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, काफी सारे पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम इससे एज अ केस स्टडी एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ओके नाउ मूविंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में लेटेस्ट इंडियन एडिशन क्या है। 2024 में क्वेश्चन था लेटेस्ट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंडियन एडिशन क्या है एंड द आंसर वाज गरबा। गरबा डांस फॉर्म यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड हुआ था। अब क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2025 दिसंबर 2025
दिसंबर एक इंडिया के लिए उपलब्धि हुई, यहां पर दीपावली को ऐड किया गया यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऐड किया गया है। पीवाईक्यूज की माने तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यूनेस्को की मीटिंग चल रही थी फॉर ऑन सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रेड फोर्ट पर। वहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी इस धरोहर को बचाना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल। ओके, जो इंटेंजिबल फॉर्म में जो हमारी इनहेरिटेंस है, जो धरोहर है, उसे हमें बचाकर रखना है टू पास इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, ताकि आने वाली जनरेशन फ्यूचर जनरेशन उस चीज को समझ पाए, उसके महत्व को समझ पाए। ओके, और उन्होंने ये कंसर्न रेस किया है कि किस तरह से अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन में हम अपने ट्रेडिशंस को खोते जा रहे हैं, ओके, तो उसमें किस तरह से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ फॉर द सेफगार्ड 20th सेशन, 20वां सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये इंडिया में रेड फोर्ट पे होने जा रहा है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में 8 से 13 दिसंबर के बीच। ओके, जिसमें काफी सारे डिस्कशंस होने वाले हैं। ओके, विच मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। तो बेसिकली हमें क्या जानना है, सबसे पहले ये समझना है कि अभी हाल ही में कौन कौन सी चीजें। सबसे पहला पॉइंट दीपावली। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा 2023 में जैसे गरबा को इंक्लूड किया गया था, उससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा। ओके, 2021 में दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया था। तो एक टाइमलाइन देख लेते हैं। ओके, एक टाइमलाइन देख लेते हैं। अगर मैच द फॉलोइंग या पेयर्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसे किस तरह से डील करना है। ओके, विच कैन बी आस्क्ड 2021 में दुर्गा पूजा। 2021 में दुर्गा पूजा को एज अ इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया गया था 2023। इसके बाद 2023 में गरबा, 2024 में नवरोज फेस्टिवल और 2025 में दीपावली का फेस्टिवल इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये एक टाइमलाइन है कि किस तरह से कल्चरल हेरिटेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवरोज का फेस्टिवल 2024 में, 2023 में गरबा, 2021 में दुर्गा पूजा। इस तरह से अभी तक टोटल एज पर 2025 तक टोटल 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिया की तरफ से, टोटल 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिया की तरफ से इस यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर में मेंशन्ड है। और देखते हैं अभी ये 20th सेशन होने जा रहा है, इसमें क्या नए अपडेट्स होते हैं, क्या नए डेवलपमेंट्स होते हैं। उसके बाद जब ये न्यूज़ दोबारा आएगी तब इसमें और क्या एडवांसमेंट हुए हैं वो समझेंगे। तो ये था इस आर्टिकल से रिलेटेड। ओके, होप यू लाइक्ड इट। दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपके कोई सजेशंस हैं रिलेटेड विद आवर इनिशिएटिव, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ओके, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। फीडबैक दीजिए, योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल टू अस एंड वी value and we admire if you give us the feedback. And if you have any feedback, please mention it in the comment section. Keep learning, keep shining. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.